माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओसी के चैप्टर नंबर 1 के वन शॉट लेक्चर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने वन शॉट लेक्चर्स की शुरुआत कर दी है, जिसमें आपको मेजॉरिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हो रिगार्डिंग दी वन शॉट लेक्चर्स, जिसमें हम चैप्टर्स को पूरा का पूरा कम से कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि कम से कम टाइम में अगर मैक्सिमम रिवीजन चाहिए तो वन शॉट लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। अब आपको यहां पर सारी चीजें अच्छी तरीके से गो थ्रू करनी है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन में क्या चीजें है, मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको ये मैनेजमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट विशेस टू एफिशिएंट एंड अचीव देयर इट्स एम। यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने मकसद को अचीव करना है या उन्हें अपनी एफिशिएंसी से अच्छा काम करना है तो उन्हें मैनेजमेंट फंक्शन को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन अ कोर एस्पेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस के अंदर सिर्फ बिजनेस चलाना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस पे चलाने के लिए आपको सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में रखना भी जरूरी है, इसीलिए उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। Management is must for every organization and its existence allow the proper functioning of the organization। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको मैनेजमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन मैनेजमेंट फंक्शंस के बिना, इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बिना आपका बिजनेस कहीं ना कहीं एक बीच मझधार में फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके की गाइडलाइंस है जिसकी वजह से दैट असिस्ट मैनेजर टू कंडक्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर उसे जो जो चीजें सिखाई गई है वो एक तरीके की गाइडलाइंस है और मैनेजर उस गाइडलाइंस को फॉलो करता है और करने के बाद उसको समझ में आएगा कि वो अपने कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से चला पा रहा है या नहीं। So they are the set of guidelines that assist the manager in making the management decision। इसीलिए ये जितने भी गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं, ये जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसे मदद करते हैं किसी भी कंपनी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए और उससे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल इज अ सेट ऑफ रूल और बिलीफ गवर्निंग वंस पर्सन्स बिहेवियर। इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ दैट सर्व्स अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स अ फाउंडेशन फॉर सिस्टम ऑफ बिलीफ ऑफ बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। इन सिंपल वर्ड अगर हम बोले कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम एक डायरेक्शन में चलता है और इस डायरेक्शन में चलने के लिए उसे बिलीफ एंड बिहेवियर की जरूरत होती है। क्योंकि अगर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को गाइड करने की कोशिश करता है तो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकता है, प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट कर सकता है, तो वो एम्प्लॉय भी अपनी एफिशिएंसी लेवल से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस हो जाएगी जिसमें एक दूसरे के ऊपर बिलीफ और बिहेवियर मैटर करता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या करना है? By nature is a means of quality. Nature is a means of quality and characterization of anything. Principles are general proposition which are applicable when certain conditions are present. These principles are guidelines for action. मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके का आपका कैरेक्टराइजेशन है, बाय क्वालिटीज है कि ये सारी चीजें अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करते हैं ना तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छी तरीके से होने वाला है। ठीक है। तो व्हाट आर द नेचर्स? अभी हमारे पास कौन कौन से नेचर्स है हम लोग वो देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी।
हम जिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो यूनिवर्सली एडॉप्टेड है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। और भाई साहब, आपका बिजनेस बड़ा हो, आपका बिजनेस छोटा हो, आपका बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो, आपका बिजनेस लॉस मेकिंग हो, आपका बिजनेस सर्विस ओरिएंटेड हो, या आप बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कर रहे हो, आपका बिजनेस प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, डजंट मैटर, ये सभी जगह पर एप्लीकेबल होने वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल फंडामेंटल है। सिंपल समझ में आ रही बात। यहां पर आकर क्लियरली बोला कि बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल और लार्ज, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, सभी जगह पर ये काम आने वाला है। नेक्स्ट, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो ऐसे ही किसी के सपने में आया और प्रिंसिपल बन गया, ऐसा नहीं है। इसको एप्लीकेबल करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर इसका इस्तेमाल किया गया है और उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहां पर आपको ये एक प्रैक्टिस है, जिसको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट का खेम है, जिसमें आपको लगातार उसमें काम करते रहना है। ठीक है। Flexibility. Principle of management do not exist in the final truth as and when social, political, economic, technological changes take place, new kind of a problem arises, old principles are altered and new principles are formed. यानी ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट है, नहीं, इसमें चेंजेस होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। रीजन इसका क्या होता है पता है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है उस हिसाब से। हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन सिमिलैरिटी दिख, लेकिन हर एक का सॉल्यूशन सेम होगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते समय आपको सिचुएशन वाइज एक्ट करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक जनरल गाइडलाइंस है। ये दे आर नॉट रिजिड, प्रिंसिपल्स अप्लाइड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ये जनरल कि भाई आपको ये करना चाहिए, करना है, ऐसा नहीं, करना चाहिए, ताकि आप उसको वो सिचुएशन देखो, उसके हिसाब से आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियर इन नेचर। यानी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। रीजन क्या होता है कि हर इंसान का सिचुएशन अलग होती है, उसका सोल्यूशन भी डिफरेंट होता है। तो सिचुएशन और सोल्यूशन दोनों ढूंढने के टाइम पर, सिचुएशन बेस्ड सोल्यूशन ढूंढने के टाइम पर आपका ह्यूमन बिहेवियर और थिंकिंग स्किल बहुत ज्यादा काम आती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट। आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि भाई आपको सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम बार बार बोलते हैं ना, एप्लीकेबल हो सकती है, बार बार खड़ी हो सकती है, तो आपको सॉल्यूशन भी बार बार ढूंढने की जरूरत है। क्योंकि भाई ये तो एकदम कंफर्म है कि भाई साहब आपको ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट जो है वो एक बिहेवियरल साइंस है, या एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। सिंस ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट एज प्योर साइंस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मे और मे नॉट बी एस्टैब्लिश। मतलब 2 + 2 = 4, मैथ्स का बेसिक फंडा है। सिंपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के दो पार्टिकल्स मिलकर H2O बनेगा, यानी पानी बनेगा। ये साइंस है। इसमें कैसा, अगर हमने बोल दिया है कि ये सारी फंडामेंटल्स है, तो आप उसी तरीके से एप्लीकेबल करोगे। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर कब शांति से बात कर रहा है, कब कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कह नहीं सकते। वो सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच भी अपना सकता है, वो सिचुएशन बेस्ड अप्रोच भी अपना सकता है। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट अप्रोच अपनाते हैं। तो हम ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करके, वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। इसीलिए कभी कभी इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ढूंढना और ना ढूंढना दोनों ही बराबर की बात हो सकती है। अंडरस्टूड। अब हम लोगों को यहां पर दिख रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस हमारा भाई साहब रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो हम लोग इसको फिलहाल करने वाले नहीं है। डायरेक्टली हम लोग आएंगे हेनरी फयोल के थियोरी ऑफ मैनेजमेंट के पास। किधर आएंगे? हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हेनरी फयोल कौन था। ठीक है, हेनरी फयोल जो थे वो 29 जुलाई 1841 से लेकर 19 नवंबर 1925 तक
ठीक है, उनका कार्यकाल था। was a French mining engineer who developed general theory of business administration। यानी हेनरी फॉयल जो थे फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे, जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल थियरी को डेवलप किया था। ही इज वाइडली एक्नॉलेज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड एंड नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। उनको बाद में जो उन्होंने जो भी मैनेजमेंट थियरीज को इंट्रोड्यूस किया, उस मैनेजमेंट थियरीज जो 14 प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उस वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाने लगा। ठीक है, अब सबसे पहले चीज कितने प्रिंसिपल्स है सर? टोटल आपने कहा 14 प्रिंसिपल्स है। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को क्या करो आप? बांटो। अगर आप काम को बांटोगे उनके स्पेशलाइजेशन के जरिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की टेक्निक्स अलग होती है, हर इंसान का स्किल अलग होता है, तो उनको उनके स्किल के हिसाब से क्या करना है? कैटेगराइज करना है। तो जब आप उनके स्किल, उनके नॉलेज के हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हो, काम को बांटते हो, तो आपका जो डिवीजन ऑफ वर्क है इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी अगर आपने काम अच्छी तरीके से बांटा विच इज बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, तो भाई साहब आपका जो काम है वो स्पेशलाइज तरीके से बाहर निकल कर आएगा। आप उनकी एफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हो और अपनी कंपनी के लिए जो जरूरी प्रोडक्टिविटी है उसके लिए भी मदद कर रहे हो। नेक्स्ट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड पॉइंट दिया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सर जी ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या था? अथॉरिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। दोनों का मतलब जिम्मेदारी होगा क्या? नहीं। अथॉरिटी मतलब यहां पर होगा अधिकार, ठीक है, अधिकार और जिम्मेदारी। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास किसी चीज का अधिकार है, तो मैं क्या करूंगा? फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता हूं। लेकिन अगर उस जिम्मेदारी, उस अधिकार के साथ साथ मेरे कंधों पर कुछ जिम्मेदारी भी है, तो मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। क्यों? अगर मेरा अधिकार ज्यादा है और जिम्मेदारी कम है तो मैं उसका फायदा उठा सकता हूं, और अगर मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन उतने अधिकार नहीं है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकता। ये दोनों एस्पेक्ट पे काम करता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट बोलता है कि भाई आपकी जो अथॉरिटी है ना, इट शुड बी एट द सेम टाइम ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। आपके एक्शन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में क्या करना है? बैलेंस करना है। दोनों के बीच में क्या करना है? बैलेंस। नेक्स्ट आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन। भाई साहब आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें डिसिप्लिन होने का बहुत। अब ये डिसिप्लिन आपके कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज कर रहे हैं उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकता है, जिसमें नो बेंडिंग और ब्रेकिंग ऑफ रूल्स टू बी अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन। टू एस्टैब्लिश डिसिप्लिन गुड सुपरविजन एंड इम्पार्शियल जजमेंट आर नीडेड। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी किसी भी तरीके के रूल से रेगुलेशन का ना तोड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन का होना बहुत अच्छा जरूरी है। साथ ही साथ अगर कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है तो उसमें जजमेंट भी इम्पार्शियल तरीके से होना चाहिए, बिना भेदभाव के होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात है यूनिटी ऑफ कमांड। According to Fayol, a subordinate must have and receive order from one supervisor. ठीक है, he must report to one supervisor. He helps to prevent dual subordination which create confusion and problem. अरे भैया अगर एक सुपरवाइजर ने किसी एम्प्लॉय को कमांड दिया है तो वो एम्प्लॉय उसी सुपरवाइजर को क्या करेगा? रिपोर्टिंग करेगा। अगर एम्प्लॉय अगर एक से ज्यादा बॉसेस ने मुझे काम दिया तो मेरे पास कंफ्यूजन होगा कि पहले काम कौन सा करूं, दूसरा कौन सा करूं, तीसरा कौन सा करूं। तो मेरा काम क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बॉस किसी एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेशन करता है तो रिपोर्टिंग भी उसी मैनर में होनी चाहिए। क्योंकि
मल्टीपल बॉसेस से कमांड आएगी तो मल्टीपल रिपोर्टिंग, जिसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, one head one plan for a group of activities which has the same objective. All activity which have the same objective must be directed by one manager. मतलब अगर सभी के सभी लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, सभी के सभी लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, तो मैनेजर भी एक ही होना चाहिए जो उनको डायरेक्ट करेगा। मल्टीपल डायरेक्ट लीड्स टू कंफ्यूजन, कि हो सकता है कि कोई किसी के कहने पर ज्यादा एक्टिविटी कम एक्टिव, तो एक मैनेजर एक टाइम पर डायरेक्शन देगा तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या कहता है भैया? In order to have organization function well, Henry Ford indicated that the personal interests are subordinated to the interest of the organization. The prime focus is to an organization objective, not those of individual. कि अगर आप किसी को टारगेट दे रहे हो और आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जोड़ दो। इससे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए काम तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहा है तो वो और दिल जान लगा के काम करने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या बोलता है? मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी आर क्लोज one another. Fayol argues that the remuneration should be sufficient to keep employees motivated and productive. यानी हम एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं? मोटिवेट रखने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए हम उनको रेम्यूनरेट कर रहे हैं। रेम्यूनरेशन में वेजेस भी आता है, सैलरी भी आता है, बोनस भी आता है एंड अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस भी आता है जो हम उनके ऊपर करते हैं। अगर हम उनके साथ पार्शियलिटी करेंगे, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से रेम्यूनरेट नहीं करेंगे, हम उनके हक का पैसा काटेंगे, तो उनके अंदर भी इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा और वो अगर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और वो प्रोडक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? देखो, इन सेंट्रलाइजेशन द प्रोडक्ट अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन फ्यू हैंड्स. However, in decentralization, the authority is distributed to all the level of management. No organization can be completely centralized and decentralized. So, there should be a balance of both. एक एम्प्लॉय, एक बॉस सबको क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, और सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? एक ही पर्सन को क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। बट अगर मल्टीपल बॉसेस है और वो सबको क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं, सबको डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यह है कि भाई हो सकता है कि सबको रिपोर्टिंग भी मल्टीपल लेवल पे हो। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। वो वन बॉस मेनी एम्प्लॉयज के बेसिस पर काम कर रहा है, मेनी बॉस मेनी एम्प्लॉयज के बेसिस पर काम कर रहा है, तो उस हिसाब से वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या होता है? डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है भैया? सिंपल सी बात है, इट इज द हियरार्ची ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल एंड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपका टॉप लेवल यानी टॉप लेवल मिडल लेवल को रिपोर्ट करेगा, सॉरी कमांड देगा, और मिडल लेवल लोअर लेवल को कमांड देगा। सिंपल। तो जब लोअर लेवल अपना काम खत्म करेगा तो वो रिपोर्टिंग का भी काम करेगा, तो रिपोर्टिंग भी उसी लेवल पर होनी चाहिए। मतलब लोअर लेवल मिडल लेवल को रिपोर्टिंग करेगा और मिडल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्टिंग करेगा। तो इट इज अ गैंग प्लान। ये क्या होगा? आपका गैंग प्लान होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, सॉरी, इट इज अ स्केलर चेन। गैंग प्लैंक मतलब बीच में अगर आपको तोड़ दिया जाए, मतलब जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में देख रहे हो, यहां पर आपका अथॉरिटी कैसा है? ए ई को कमांड दे रहा है, ई एफ को कमांड दे रहा मान लो, और एफ जी की तरफ। उसी तरीके से रिपोर्टिंग का काम भी वैसे ही होगा, सी रूट वैसे ही है ना आपका, कि ए तक कमांड है, ए से सी तक और डी। लेकिन अगर बीच में ये एम्प्लॉय ने डायरेक्टली वो कमांड दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया, तो ये जो ब्रेक द चेन वाला पॉइंट है वो बन जाता है गैंग प्लैंक। समझा? मतलब एक, अगर हमारे हियरार्ची लेवल देखो,
टॉप लेवल से लेके मिडल लेवल से लेके लोअर तक आ रहा है, फिर रिपोर्टिंग भी वैसी हो रही है। तो ये भाई स्केलर ऑफ चेन है। क्या ये स्केलर ऑफ चेन? बट अगर दो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को इंटरेक्शन करके काम करे तो उसको हम लोग बोल देंगे गैंग प्लान। क्या बोलते हैं? गैंग प्लान, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो क्योंकि वो इंटरनल एडजस्टमेंट करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कंसल्ट कर लेता है विदाउट थिंकिंग ऑफ द प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल, क्योंकि वो टाइम बचना चाहिए, काम हो रहा चाहिए, टाइम बचना चाहिए, तो वैसे टाइम पर गैंग प्लान हो सकता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी एन ऑर्डर फॉर अ मटेरियल थिंग्स पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्क एनवायरनमेंट मस्ट बी सेफ, क्लीन एंड टाइडी। कि भाई साहब आपका यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ना, आपके यहाँ पे जो भी मटेरियल है और जो भी लोग है उसको ऑर्डर बेसिस पर काम होगा। दूसरी चीज, आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और टाइडी होना चाहिए। सिंपल। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, एवरी एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रीटेड काइंडली एंड इक्वालिटी। मतलब सभी के सभी एम्प्लॉयज को आपको कैसे ट्रीट करना है? इक्वली ट्रीट करना है। क्यों इक्वली ट्रीट करना है? भाई साहब अगर आप सबको अनइक्वल तरीके से ट्रीट करोगे ना तो कोई आपके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज द मस्ट। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करोगे ना और इम्पार्शियल तरीके से, तो वो एम्प्लॉय आपके लिए जी जान लगाकर काम करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, बस आप उनको एक बोलते हैं ना, ईमानदारी से जज तो करो। आप मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेट मत करो, आप जूनियर में जिसका परफॉर्मेंस है उसको प्रमोशन मिलेगा। ये सिंपल फंडा रखोगे तो देयर शुड बी इक्वालिटी। सिंपल। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। हर एम्प्लॉय जॉब पर जाएगा, अगर आप उसको सिक्योरिटी दे दो कि भाई साहब तू काम कर, अच्छे से काम कर, तेरा जॉब कहीं नहीं जाएगा। जब आप उसको जॉब सिक्योरिटी देते हो तो वो अच्छे से काम करेगा, उसके मन में डर नहीं होगा जॉब खोने का। तो जॉब सिक्योरिटी आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। तो वो कब होगा? जब आप उसका टेनर स्टेबल कर दो। ठीक है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग काम करेंगे, हर एम्प्लॉय काम करता है, हर मैनेजर अपने अपने लेवल पर काम करता है, तो सबकी एक थिंकिंग स्केल है। तो हर एक के अंदर क्या आता है? एक आइडिया आता है और वो आइडिया इनोवेशन होता है। अगर वो इनोवेशन लोगों के सामने, अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने प्रेजेंट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव। समझा? जिसके अंदर वो खुद के प्लान्स और उसको एग्जीक्यूशन करने का प्लान बताता है, जिससे इनिशिएटिव करने से एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस भी मिलने वाला है। ठीक है। एंड लास्ट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, दैट इज टीम स्पिरिट। भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं ना, वो सभी के सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर मतभेद रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होने वाला है। तो देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट बिटवीन देम। क्लियर? आई होप आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग बात करते हैं फेडरिक विंस्लो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी की। क्लियर? पता, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हेनरी फयोल के पढ़े। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? जिसको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। एफ.डब्ल्यू. टेलर was born in March 1856 in Peninsula, USA. He was a mechanical engineer. He known as a father of scientific management. He framed scientific management theory. ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर 1856 में बॉर्न हुए थे पेनिनसुला यूएसए के अंदर। जो मैकेनिकल इंजीनियर थे उनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप किया था। उनका मानना क्या था कि भाई साहब साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट वांट योर मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका बंदा क्या काम करना चाहता है और वो जो काम कर रहा है वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर रहा है कि नहीं, और सबसे चीपेस्ट वे में कर रहा है या नहीं। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि आप अपने एम्प्लॉयज की नस को पकड़िए, बाकी के तो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? साइंस नॉट द रोल ऑफ थंब।
The principle suggests that work arranged to an employee should be observed, analyzed, and with respect to each and every element and part and time involved in it. Under scientific management, decisions are made on the basis of fact. कि भाई हमारे पास जो प्रिंसिपल्स है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, ये हर एक एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करता है. अरेंज टू एन एम्प्लॉय शुड बी ऑब्जर्व, यानी जो भी ठीक है प्रिंसिपल्स के तहत हमने काम एम्प्लॉयज को दिया, उस सारे के सारे काम को हमें ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, और हमें ये देखना है कि हम उस पर्टिकुलर काम में लगने वाले सारे एलिमेंट और समय प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व है या नहीं. क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट ये डिसीजन लेने में परिपूर्ण है कि वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर काम करता है, ना कि किसी हवाई यात्रा पर. साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स. क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि देयर शुड बी अ साइंटिफिकली डिजाइन प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स. यानी वर्कर्स के सिलेक्शन में एक प्रोसीजर होना चाहिए, और वो प्रोसीजर एक सिस्टम की तरह काम करेगा जिसमें किसी भी तरीके की कमी की कोई गुंजाइश ना हो. फिजिकल, मेंटल एंड अदर रिक्वायरमेंट शुड बी स्पेसिफाइड फॉर ईच एंड एवरी जॉब. हर जॉब के लिए कुछ ना कुछ जरूरतें होती है. हर जॉब के लिए इंसान का फिजिकली फिट, मेंटली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर जॉब में पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट होना भी जरूरी है. तो वर्कर शुड बी सिलेक्टेड, वर्कर को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है. शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन टू मेक देम फिट फॉर द जॉब, एंड मैनेजमेंट हैज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स. जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देने का काम करेंगे. किसको, हमारे एम्प्लॉयज को, ताकि वो उस जॉब पर पूरी तरीके से दिल जान लगाकर काम कर सके और उनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए. कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. अभी आपको मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या करना है, कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेट करना है. कैसे करोगे, टेलर क्या कहते हैं, टेलर बिलीव्ड इन कोऑपरेशन नॉट इन इंडिविजुअलिज्म. There should be no conflict between manager and workers. It is only through cooperation that the goals of the enterprises can be achieved. टेलर मानते हैं कि there should be a cooperation between manager and employee. दोनों के बीच में cooperation होना, एक दूसरे के साथ तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. कोई भी बंदा इंडिविजुअलिटी में काम नहीं करेगा, मतलब वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. भैया आप काम को क्या करो, बांट दो. The principle aims at determining the real nature of roles to be played by manager and workers at various level. हर लेवल पर मैनेजमेंट का रोल अलग होगा, मैनेजर का रोल अलग होगा, हर लेवल पर वर्कर्स का रोल भी अलग होगा. सो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग फॉर द वर्क. इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट उसकी क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्लानिंग करने के लिए. एंड एम्प्लॉइज शुड टेक इट एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जीक्यूट द वर्क. इसीलिए जितने भी एम्प्लॉइज है वो अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से अगर अपने कंधों पर लेते हैं तो वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नेक्स्ट, मेंटल रिवॉल्यूशन. क्या कहता है कि बोथ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर, यानी एम्प्लॉय और मैनेजर जो दोनों है ना, वो एक दूसरे की क्या करे, पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करे और एक दूसरे की वैल्यू अच्छी तरीके से समझे. क्योंकि हर एम्प्लॉय अपने एफर्ट और अपने काम से जाना जाता है, उतना ही हर मैनेजर भी अपने काम और अपने मेहनत से जाना जाता है. इसीलिए मैनेजर की जरूरत है कि मैनेजर रिक्वायर टू क्रिएट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन फॉर द एम्प्लॉय. इसलिए मैनेजर की ये जरूरत है कि उसके पास जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से क्या करे, अच्छी तरीके से उनके लिए वर्किंग कंडीशन क्रिएट करे, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सके और फुल डेडिकेशन और केयरफुल के साथ कर सके. ठीक है. नेक्स्ट, मैक्सिमम सक्सेस फॉर एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स. हर एम्प्लॉयर और वर्कर का सक्सेस कब है, जब वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत मैक्सिमाइज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ मैनेजर एंड एम्प्लॉय. जब एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों के अंदर प्रॉस्पेरिटी बन जाए
जो इससे पता चलता है कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वर्कर गेट अपॉर्चुनिटी टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। यानी जब मैनेजर पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ काम करने के लिए तैयार है, और तो उसके साथ जो वर्कर्स है वो भी अपनी शिद्दत के साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। और जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही अपने जी जान लगाकर काम करने के लिए तैयार है, अपनी शिद्दत से काम करने के लिए तैयार है, अपना कलेजा रखकर अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए रेडी है, तो भाई साहब आपके ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी सक्सेस छूने तक रोक भी नहीं सकता। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल और साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर दिए गए सभी फंक्शंस को अगर आप प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो तो दोनों ही प्रिंसिपल अपने अपनी जगह पर बहुत सही, सटीक और कारगर साबित होने वाले हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेक्निक वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस से इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वन शॉट लेक्चर की लिंक अवेलेबल है, और पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का लिंक वहां पर अवेलेबल कराकर मैंने दिया गया है। अगर आपको फायदा लेना तो आप फायदा उठा सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।